मैंने यहाँ पे क्रिएट की है, ये क्लास का दृश्य दिखाया गया है जहाँ पे एक टेबल है और ये टेबल को लेके स्टूडेंट्स में क्या हो रहा है, लड़ाई हो रही है। एक कह रहा मुझे चाहिए, दूसरा कह रहा मुझे। सारे के सारे इसको क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन बनती है, अगर ये अपनी ओर खींचते हैं तो क्या होगा, ये अपनी ओर फोर्स लगाएगा, ये अपनी ओर, इस तरीके से सारे के सारे क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, राइट। तो मुझे लगता है जितने भी लोग वीडियो देख रहे होंगे ना, अगर मैं पूछूं कि इस टेबल पे कितना फोर्स लग रहा है, जो इसके लिए हमने क्या किया, दो सिचुएशन यूज की। एक कूलाम का नियम हमें पता होना चाहिए था और दूसरा हमें यह पता होना चाहिए था कि किसी तंत्र में, किसी सिस्टम में एक वस्तु पर कितना बल लगता है। वही हमने चार्जेस के लिए यूज किया। तो परिभाषा देखिए कितने अच्छे से बन गई है। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी आवेश पर एक आवेश होगा, अन्य आवेशों द्वारा लगने वाला जो बल है, अलग अलग के द्वारा जो लगने वाला बल है, उसका जो कुल मान है उन प्रत्येक आवेश द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों का बीजगणितीय। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। कक्षा 12वीं के लिए भौतिक विज्ञान की वीडियो की जो सीरीज चल रही है उसमें अभी तक हमने कूलाम का नियम और कूलाम के नियम का जो वेक्टर फॉर्म था वो पढ़ लिया है। आज का जो टॉपिक है वो सुपरपोजिशन थ्योरम होगा, जिसे हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। और ये बहुत ही आसान है यदि आपको कूलाम का नियम अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो। कूलाम का नियम क्या था, थोड़ा सा वो जान लेते हैं। हमारे पास दो कोई भी चार्जेस थे जिनकी वैल्यूज Q1 Q2 थी, उनके बीच की डिस्टेंस R थी और उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है उसकी वैल्यू F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R² होती है। देखिए, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उसी का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। जब भी आपके पास भौतिक विज्ञान में कोई भी टॉपिक आता है वो हमेशा रिलेटेड होता है अपने पिछले टॉपिक से, राइट। तो इस टॉपिक में आपको यह ध्यान में रखना है कि आपके पास कोई भी दो चार्जेस होंगे और उनके बीच की क्या होगी, डिस्टेंस होगी। तो उनके बीच जो फोर्स होगा उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, उसको फाइंड करेंगे F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², राइट। यहां पे ध्यान दीजिए, ये वाली जो वैल्यू है वो K की वैल्यू है। हम K भी लिखते हैं और जब इनके बीच में कोई मीडियम हो तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹ होती है, यानी कि K की वैल्यू भी यही है और 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी यही है। तो ये आपको हमेशा सिचुएशन याद रखनी है कि जब भी कोई दो चार्ज होंगे उनके बीच की डिस्टेंस दी जाएगी, ये फॉर्मूला लगेगा। अब ये जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। हमारे पास एक सिचुएशन है, अगर हम पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज लेते हैं या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज लेते हैं, यानी कि जो आवेश है यदि उनका जो मान है, उनकी जो पोलैरिटी है वो सेम है, इधर पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये रिपल्सिव फोर्स है। यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू है वो क्या है, रिपल्सिव फोर्स है। आगे बढ़ते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं एक साथ। ये आपको रिपल्सिव फोर्स दिख रहा है और एक सिचुएशन और बनाई गई है कि यदि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स की अगर डायरेक्शन आपको अच्छे से पता लग जाए तो बहुत अच्छे तरीके से आज का टॉपिक आप कर सकते हैं। देखिए, पॉजिटिव है, अगर मैं Q1 के कारण Q2 पर बल निकाल रहा हूं तो वो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। और रिपेल की डायरेक्शन क्या होती है, बाहर की ओर होती है। सेम एज नेगेटिव नेगेटिव है तो वो भी रिपेल करेंगे। अगर ये वाला इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो भाई खींचेगा तो नहीं ना अपनी तरफ, क्या करेगा, बाहर की ओर फोर्स लगाएगा, राइट। और अगर हमने एक पॉजिटिव लिया एक नेगेटिव लिया, मैं इसके कारण इस पे फोर्स निकाले, यानी Q1 के कारण Q2 पर अगर बल निकाल रहे तो वो Q2 को अपनी ओर खींचेगा। खींचने का मतलब ये डायरेक्शन आएगी। अगर इतनी सी बात आपको समझ में आ गई हो तो आज का जो टॉपिक है ना वो आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझ भी जाएंगे, राइट। एक सिचुएशन मैंने यहाँ पे क्रिएट की है, ये क्लास का दृश्य दिखाया गया है जहाँ पे एक टेबल है और ये टेबल को लेके स्टूडेंट्स में क्या हो रहा है, लड़ाई हो रही है। एक कह रहा मुझे चाहिए, दूसरा कह रहा मुझे। सारे के सारे इसको क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन बनती है, अगर ये अपनी ओर खींचते हैं तो क्या होगा, ये अपनी ओर फोर्स लगाएगा, ये अपनी ओर, इस तरीके से सारे के सारे क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, राइट। तो मुझे लगता है जितने भी लोग वीडियो देख रहे होंगे ना, अगर मैं पूछूं कि इस टेबल पे कितना फोर्स लग रहा है, जो F की वैल्यू है वो कितनी है,
आप बहुत आसानी के साथ आंसर कर लेंगे। आप बता देंगे कि इस पे जो टोटल फोर्स लग रहा होगा ना, वो इनके फोर्स का सम होगा, इसके फोर्स का सम होगा, सपोज दैट F1, इसके फोर्स का F2, F3, और इस तरीके से इनके फोर्सेस का क्या होगा, सम होगा। मुझे लगता है सारे के सारे बता लेंगे। ये हो गया F4, F5 और F6, यानी कि आपका आंसर होगा कि जो F की वैल्यू होगी वो F1 प्लस F2 प्लस F3 और कहां तक होगी, F6 तक होगी। क्लियर है ना, सबको पता होगा ये बात, श्योरली पता होगी। अगर इतनी सी बात आपको पता है तो जो आज का टॉपिक है वो आपको एकदम समझ में आने वाला है, परफेक्ट तरीके से समझ में आने वाला है। ऐसी ही सिचुएशन यहां पर भी क्रिएट हो। जो टेबल वाला कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया ना, तो अब मैं जो आपको बताने वाला हूं वह भी बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अब सपोज कीजिए कि हमारे पास एक सिस्टम है, यहाँ पे पेन लेना भूल गया था, तो यहाँ पे एक सिस्टम है हमारे पास, ये एक सिस्टम है, राइट। और इस सिस्टम में क्या है, बहुत सारे चार्जेस हैं। एक है Q1, एक क्या है Q2, एक क्या है Q3, इस तरीके से Q4 और Q5 और इसी तरीके से Qn, राइट। वो सारे के सारे इस पर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। इसके कारण इस पे फोर्स लग रहा है, इसके कारण फोर्स लग रहा है, ये सारे के सारे इस पे क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। अभी मैंने आपको सिचुएशन क्या बताई, क्यों कहा मैंने कि आपको कूलाम का नियम आना चाहिए और वो टेबल वाला कॉन्सेप्ट, वो दोनों को कंबाइन कीजिए। हमें क्या चाहिए, दो आवेश चाहिए। एक आवेश ये है, सिचुएशन देखिए, एक आवेश ये है और एक आवेश ये है, राइट। दो हमें आवेश चाहिए, तो मिल गए आवेश Q1 Q2, और उनके बीच की क्या चाहिए, डिस्टेंस। ये डिस्टेंस जो भी होगी, सपोज दैट ये R12 है, ये डिस्टेंस चाहिए, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। इतनी सी बात है। फिर आप क्या करेंगे, Q3 के कारण इसमें फोर्स निकालेंगे। फिर से हमारे पास ये दो आवेश होंगे, इनके बीच की डिस्टेंस को हम R13 कह लेंगे, राइट। तो ये एक सिचुएशन है कि दो चार्जेस चाहिए और उनके बीच की डिस्टेंस चाहिए। क्लियर है, आप फोर्स निकाल लेंगे। अब बात ये आती है कि Q1 पर कितना फोर्स लग रहा है। सबको पता है Q1 पे फोर्स लगेगा, इसके कारण फोर्स, Q3 के कारण फोर्स, Q4 के कारण फोर्स, Q5 के कारण फोर्स और Qn के कारण फोर्स। और फिर आपसे कोई पूछे कि भाई कुल फोर्स कितना हो रहा है, तो आपका आंसर होगा सबका सम हो जाना है, सबका योग करना है। तो यही सिचुएशन यहां पे है। अब इसको हम समझते हैं एक फिगर के द्वारा, राइट। ये एनसीईआरटी की बुक में सबसे पहले कोई 3 चार्जेस हैं, उनके लिए कंडीशन दी गई है फोर्स की, तो मैंने वही सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट किया आपके लिए। देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 चार्जेस हैं, Q1 Q2 और Q3। यहाँ पे नोट्स भी आपके लिए बनाए गए हैं और यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट लिया गया है O, जिसके सापेक्ष इसका जो स्थिति सदिश है वो क्या है, Q1 है। अब थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट वैसे मैं लगातार बता रहा हूं, मेरे जो प्रीवियस वीडियो है वो इसी से रिलेटेड है। क्लियर हो गया। जो Q1 है, Q1 की स्थिति क्या है, R1 वेक्टर है। आप ऐसे मान लीजिए मैं यहां पे हूं और आप वहां पे हैं जहां से देख रहे हैं, तो मेरे और आपके बीच में जो डिस्टेंस है वो है R1। सिमिलरली फिर हमने Q2 की डिस्टेंस, फिर से मैं, एक बच्चा यहां बैठा है, उसकी डिस्टेंस मेरे से कितनी है, R2 है, तो सिमिलरली यहां पे O से Q2 की डिस्टेंस कितनी होगी, R2 वेक्टर हो गई। इसी तरीके से ये हो गई Q3 की डिस्टेंस, जिसको मैंने R3 वेक्टर से लिखा है। यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी, बिल्कुल पकड़ के चलना है, भूलना कुछ भी नहीं है। ये सारी बातें क्लास 11 से रिलेटेड भी है, वेक्टर एनालिसिस क्लास 11 में था। यहां तक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, दो चार्जेस का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, राइट। कॉम्बिनेशन बन गया Q2 Q1, राइट। मैंने क्या कहा था, दो चार्जेस होंगे और उनके बीच की क्या होगी, एक डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस हम कुछ भी लिख लेंगे, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम R12 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, R12। या इसको मैं थोड़ा सा आपको अगर समझाऊं तो पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं। क्लियर है, मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूं। देखिए अगर मैं इस डायरेक्शन को यहां ले रहा हूं, थोड़ा सा इसका कलर चेंज करता चल, रेड कलर है, इसकी डायरेक्शन अगर मैं इधर की तरफ ले रहा हूं, हेड पे आपको ध्यान देना, जो रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट किसको कह रहे हैं, इस वेक्टर को कह रहे हैं, जो कि Q2 से Q1 के बीच में है, राइट। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है R1 माइनस R2, और ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर में कितनी बातें होती है, दो बातें होती है, एक होती है डायरेक्शन, एक होता है मैग्नीट्यूड। उसमें दिशा है और उसका परिमाण है। तो इसी को यदि मैं मॉड लगा दूं तो ये केवल मुझे क्या देता है, मैग्नीट्यूड देता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो Q2 है Q1 है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है R1 माइनस R2 का मॉड। कूलाम का नियम लगाने के लिए हमें ये दो कंडीशन ही तो चाहिए थी।
पहली चाहिए थी आवेशों के मान, हो गई। दूसरी चाहिए थी उनके बीच की डिस्टेंस, मिल गई। तो बहुत इजीली आप कर सकते हैं। ओके, आगे इस फिगर को कंप्लीट करते हैं। इसी तरीके से आप ये वाला वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये हो जाएगा R1 माइनस R3। ओके, अब हम फाइंड करते हैं सबसे पहले Q2 के कारण Q1 पर फोर्स। यहां पे लिखा भी है मैंने, कूलाम के नियम के अनुसार Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल। ओके, तो जब इस बल की वैल्यू निकालेंगे तो उस बल का मान कितना निकलेगा, इसको हम नाम क्या दे रहे हैं, पहले मैं इसको कंप्लीट आपको विद डायरेक्शन समझाता हूं, उसके बाद और इस पे डिस्कस करते हैं। राइट, यहां पे देखिए, अभी मैंने कहा था कि अगर चार्ज पॉजिटिव है और पॉजिटिव है, यहां पे हम कंडीशन पॉजिटिव पॉजिटिव की ही ले रहे हैं, क्लियर है, इसलिए मैंने पहले लिखा नहीं था। या ये नेगेटिव नेगेटिव है, दो सिचुएशन हो सकती है। तो जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा, उसकी डायरेक्शन उसी पे आपको क्या करनी, आगे की तरफ बढ़ा देनी है। बढ़ा दी मैंने आगे की तरफ, और इसको नाम क्या दिया हमने, F12। नाम क्या दिया, F12, ये हमने नाम दिया। इसकी वैल्यू क्या होती है, ये फॉर्मूला है 1/4πε0 Q1 Q2, ये वैल्यूज आ गई है। इनके बीच की डिस्टेंस मैंने कहा था ना, R1 माइनस क्या होगी, R2 होगी। ये भी आ गया, इसका मॉड आ गया, और फिर इसका डिस्टेंस का क्या होता है, स्क्वायर, स्क्वायर भी आ गया। और ये जो F12 है, जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन के लिए हमने एक यूनिट वेक्टर यूज किया है, ये वाला। राइट, नाम क्या लिखा है, R12 कैप। अब इस यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू है ना, वो भी वैल्यू आपको याद रखनी है। वैसे ये फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा आपका, लेकिन इस फॉर्मूले को मैंने थोड़ा सा और आगे बढ़ाया है। तो यहां पे कैसे आगे बढ़ाया, देखिए R12 जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू होती है R12 वेक्टर अपॉन R12 का मॉड। राइट, R12 की वैल्यू क्या है, देखिए ये हमारा जो वेक्टर है वो क्या है, R1 माइनस R2 है। सबको समझ में आ रहा होगा, ये वेक्टर है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यही वैल्यू लिखनी है, R1 माइनस R2 का मॉड। फाइनली जो यूनिट वेक्टर है उसकी वैल्यू ये है, वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। वेक्टर कौन है, R1 माइनस R2। राइट, मॉड क्या है उसका, वही वैल्यू लिखनी है, मॉड निकाल देना है। तो ये समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, ये सारी वैल्यूज आपके लिए लिखी गई हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये लिख दिया। अब मैंने क्या किया कि यहां पे जो वैल्यू आई थी, इस पे ही आपको ध्यान देना है। ये जो वैल्यू है इसकी R कैप 12 की, उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लिया है इस फॉर्मूले में, और हमारा फॉर्मूला जो है अब वो क्यूब में चला गया। यहां पे देखिए क्यूब में चला गया। अब कुछ बच्चों को तो एकदम से समझ में आ गया होगा, कुछ को नहीं समझ में आया होगा, तो उनके लिए थोड़ा सा बता दिया जाए कि कैसे ये वैल्यू आती है। देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, इस फॉर्मूले पे आप फोकस कीजिए। फॉर्मूला था 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 मॉड का होल स्क्वायर। इस पे ध्यान देना आपने, इनटू ये वैल्यू थी ना R12। R12 की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, फिर से लिखता हूं, R12 इज इक्वल्स टू, मैंने बताया था R12 ये वेक्टर फॉर्म में अपॉन इसी का क्या लेना, आपको मॉड ले लेना है। राइट, अब देखिए अगर मैं इस वैल्यू को यहां रखूंगा तो क्या होगा, R माइनस R2, ये दोनों वेक्टर फॉर्म में है, अपॉन R1 माइनस R2, ये हो गया मॉड। राइट, अब यहां पे देखिए सेम है, ये सेम है, दिख रहा होगा आपको। जब ये सेम है दोनों के दोनों, तो हम क्या करेंगे, दो घात यहां है, एक घात यहां है, और जो पावर्स होती है वो ऐड हो जाती है, तो पावर को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, और तब हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, R1 माइनस R2 होल क्यूब। और देखिए ऊपर क्या बचता है, ये वाली वैल्यू बचती है, बिल्कुल वही वैल्यू यहां पे लिखी गई है। क्लियर है। फाइनली आपको क्या समझना है कि जो फॉर्मूला है, यदि वो यूनिट वेक्टर फॉर्म में है तो वो आएगा R12, ये वाली सिचुएशन आएगी, और तब यहां पर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। कंफ्यूजन नहीं करना है। जब हम इसकी वैल्यू रख देंगे, इसकी वैल्यू रखी है हमने, जब इसकी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फॉर्मूले में, तब ये फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा, क्यूब वाली फॉर्म में आ जाएगा। किस फॉर्म में आ जाएगा, क्यूब वाली फॉर्म में आ जाएगा। बल्कि मैं इसको क्लियर कर दूं तो तब हमारा फॉर्मूला किस में आ जाएगा, ये क्यूब वाली फॉर्म में आएगा। ये देखिए, राइट, और यहां पे जो वैल्यू होगी ना वो वेक्टर है। क्या है, वेक्टर, सदिश है, और यहां पे क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो जब यूनिट वेक्टर होगा तब स्क्वायर आएगा, और जब वेक्टर होगा तब क्या आएगा, क्यूब आएगा। तो इतना अगर आपको समझ में आ गया है, तो सिमिलरली हम अब फाइंड करेंगे वैल्यू किसके लिए, Q3 से Q1 के लिए, और यहां पे ये फॉर्मूला भी लिखा गया है।
और ये उसकी डायरेक्शन भी दी गई है। अब यहां तक हमने एक्सप्लेन कर दिया है, यहां तक आपको समझ में आ गया है, राइट। अब आपको एक सिचुएशन समझनी है। हमारा जो F12 है उसकी डायरेक्शन ये है, जो F13 है उसकी डायरेक्शन ये है, राइट। इस डायरेक्शन को लेके अभी मैं आपको वेक्टर एनिमेशन दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप समझ लीजिए F12 की डायरेक्शन ये है F12 और ये वाली डायरेक्शन है F13, राइट। हम क्या करेंगे, एक इसका वेक्टर यहां ड्रॉ करेंगे, किसका वेक्टर, इस वाले का ही, राइट। और इसका वेक्टर हम कहां ड्रॉ करेंगे, यहां ड्रॉ करेंगे, राइट। उसके बाद ये क्या बन जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, या यहां पर हम ट्राइंगल लॉ और जो समांतर चतुर्भुज का वेक्टर का लॉ होता है उसको यूज करेंगे, राइट। और तब हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। क्लियर है? तो इसको मैंने, आप ध्यान से देखना, यहां पे जो है एनिमेशन के थ्रू दिखाया है। देखिए ये एक वेक्टर आ गया, किसको निरूपित कर रहा है, इस वाले को निरूपित कर रहा है। एक वेक्टर ये आ गया, किसको निरूपित कर रहा है, इसको निरूपित कर रहा है, राइट। और ये इनका क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया। क्लियर है? अब इसको लेके मैंने क्या किया, एक नई फिगर बनाई जो केवल ऊपर वाली सिचुएशन थी, उस सिचुएशन को लेके हम यहां पे आ गए, राइट। अब आपको अगर वेक्टर का नॉलेज है तो वेक्टर का नॉलेज क्या कहता है, ये इसका हेड है, ठीक है। यहां पे ये सिचुएशन है आपके पास, ये इस वेक्टर का हेड है और ये है इसका टेल, राइट। इसके टेल और हेड में तो ये जो वैल्यू आएगी, यानी कि जो F1 होगा, आपने रूल पढ़ा हुआ है F12 प्लस F13, ठीक है। ये कौन सा नियम है, ये वेक्टर का जो ट्राइंगल वाला लॉ होता है, जहां पर हम उसका सम करते हैं दो वेक्टर का, वो वाला लॉ है। तो इसका यूज करेंगे तो हमारे पास ये सिचुएशन आ जाएगा। और फिर उसके बाद F1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F12 प्लस F13, राइट। दोनों की वैल्यूज लिख दीजिए। इसकी वैल्यू क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 मॉड का स्क्वायर R12 कैप, ये पहली वैल्यू थी, ओके। दूसरी वैल्यू क्या है, ये वैल्यू थी हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R1 माइनस R3, बहुत इजी है, और ये हो जाएगा स्क्वायर और R13 का कैप। दोनों वैल्यूज आ गई और इन दो वैल्यूज के साथ ये सम हो गया। तो फाइनली जो Q1 है उस Q1 पर कितना फोर्स लग रहा है, इन दोनों के फोर्सों का क्या लग रहा है, सम लग रहा है, ठीक है। यहां पे पूरा कैलकुलेशन आपके लिए किया गया है, ओके। यहां पे थोड़ा सा, क्योंकि इसमें जो नोटेशन है वो नोटेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये मैं आपको लिख के बता देता हूं कि यहां पे हो क्या रहा है। ये जो वैल्यू थी ये F नेट लिखा गया है, जिसकी वैल्यू है F12 प्लस F13, राइट। इसमें फॉन्ट नहीं होंगे, ओके। और फिर यहां पे ये सम किया गया है, यहां तक भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहां पर जो फॉर्म लिखी गई है इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, राइट। इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, देखिए बच्चों, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों में कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। Q1 और Q1 दोनों में कॉमन है। तो हम क्या करते हैं ना, इसका एक कंपोजिट फॉर्म लिखते हैं, छोटा फॉर्म लिखते हैं, सिग्मा फॉर्म। उसमें हम किस तरीके से लिखते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, जो वैल्यू कॉमन होती है उसे आगे ले लेते हैं। Q1 को भी हमने क्या ले लिया, आगे ले लिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सिग्मा। सिग्मा क्या है, जो हम एक्सपेंड करके रखा हुआ है, जो हमने विस्तारित फॉर्म लिखा हुआ है, उसका एक छोटा रूप होता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे देखिए, अब ये दो वैल्यूज हमारी फिक्स हो गई, क्या बच रहा है, Q2 और Q3। तो जो ये Q2 Q3 है ना, ये एक वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब Q2 आएगा, Q3 आएगा, फिर अगर और चार्जेस होंगे तो Q4 आएगा, फिर Q5 आएगा। तो हमने क्या ले लिया, यहाँ पे Qi ले लिया है, ओके। अपॉन में क्या है, ये देखिए R1 फिक्स है तो हम R1 लिख देते हैं। अब ये देखिए R2 R3, तो यहां पे क्या हो जाएगा, Ri आ जाएगा। दोनों को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, जब भी आप मॉड लिखें तो वेक्टर जरूर लिखें, स्क्वायर हो गया। फिर से देखिए R1 फिक्स है और यहां पे I आ जाएगा और उसका कैप लग जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से ये फाइनल फॉर्मूला हो गया। इसको कभी आपको एक्सपेंड करना हो तो कैसे एक्सपेंड करेंगे, आप देखिए जो I की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, 2 से स्टार्ट हो रही है, और I यहां पर कहां तक जा रहा है, 3 तक जा रहा है, राइट। अगर यहां पर सपोज दैट, जो कि हमारी अगली कंडीशन होगी, चार्जेस 3 चार्जेस ना होके n चार्जेस होते, यानी Q1 होता, Q2 होता, Q3 होता, Q4 होता, और इस तरीके से Qn चार्जेस होते, तब हमारा ये फॉर्मूला पता क्या होता है, हमारा फॉर्मूला हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 सिग्मा
देखिए कितने इजीली आप लिख सकते हैं। यहां पे आता क्यू आई, यहां पे आता R1, यहां पे आता आई मॉड स्क्वायर R1 आई कैप। यहां पे वैल्यू कहां से स्टार्ट होती? 2 से स्टार्ट होती और कहां तक चलती? n तक। समझ में आ रहा? जो ये नीचे की वैल्यू है वो पहली वैल्यू को डिनोट करेगा और ये जो ऊपर की वैल्यू है वो फाइनल वैल्यू की ये वैल्यू कहां तक है? n तक है। कहां तक है? n तक। अभी आगे भी एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो फाइनली ये जो दिख नहीं रहता उसको मैंने लिख दिया है और यहां पे अब हम उस फाइनल सिचुएशन पे पहुंच गए हैं जहां पे हम सुपरपोजिशन थ्योरम का जो परिभाषा है वो बना लेंगे। देखिए मैं बार बार कोशिश करता हूं कि पहले आप चीजों को समझिए, रटने की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहता तो आपको पहले ही जो है सुपरपोजिशन थ्योरम की डेफिनेशन बता देता, लेकिन मैंने कोशिश की कि पहले आपको पूरा का पूरा समझाया जाए और बजाय मेरे डेफिनेशन बताने के आप खुद डेफिनेशन लिख सको। और इसके लिए हमने क्या किया? 2 सिचुएशन यूज की। एक कूलाम का नियम हमें पता होना चाहिए था और दूसरा हमें यह पता होना चाहिए था कि किसी तंत्र में, किसी सिस्टम में एक वस्तु पर कितना बल लगता है। वही हमने चार्जेस के लिए यूज किया। तो परिभाषा देखिए कितने अच्छे से बन गई है। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी आवेश पर, एक आवेश होगा, अन्य आवेशों द्वारा लगने वाला जो बल है, अलग अलग के द्वारा जो लगने वाला बल है, उसका जो कुल मान है उन प्रत्येक आवेश द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों का बीजगणितीय योगफल या सदिश योगफल, ऐसा वर्ड आप लिखेंगे। क्योंकि यहां पे ये वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि बीजगणितीय योगफल या सदिश योगफल होता है। ओके, तो परिभाषा को आप नोट कर लीजिएगा। अब हम अगली सिचुएशन पे चलते हैं। अब इस सिचुएशन को मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि हम सारी चीजें सीख चुके हैं। आपको यहाँ पे एनिमेशन के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। हमने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक मूल बिंदु है जिसके सापेक्ष हमने चार्जेस रखे हैं Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5, राइट। उसके बाद उनके स्थिति सदिश भी हमने इस तरीके से लिखे हैं। हालांकि स्थिति सदिश ज्यादा नहीं डाले गए हैं, हमने उनके बीच की डिस्टेंस ली है क्योंकि हमें चार्जेस चाहिए और चार्जेस के बीच की डिस्टेंस चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई यहां पे ये वैल्यू कितनी होगी, तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने यहां से एक सदिश ड्रॉ करना है, जो भी वैल्यू होगी इसमें से इसको क्या कर देना? माइनस कर देना है। तो बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो मैं एक बार इसको बता दूं। अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो डिस्टेंस है Q1 और Q2 के बीच की तो कितनी होगी, आपने क्या करना है? यहां से एक सदिश ड्रॉ किया, राइट। इसको नाम दिया R1 वेक्टर, इसको नाम दिया R2 वेक्टर। मुझे ये डिस्टेंस चाहिए तो मैं चाहूं तो R2 माइनस R1 लिख सकता हूं, राइट। इज इक्वल्स टू मैं चाहूं तो मैं इसको R1 माइनस R2 भी लिख सकता हूं। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में भी बताई है, लगातार बता रहा हूं। ये दोनों ही वेक्टर बराबर हैं, डायरेक्शन का अंतर। R2 माइनस R1 का मतलब है डायरेक्शन नीचे की तरफ है, R1 माइनस R2 का मतलब है डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण जो है वो बराबर है। सीधी सी बात है यार, ये डिस्टेंस अगर आप मेजर करोगे ना, अगर ये 10 सेंटीमीटर आ रही है तो ऊपर से नीचे को करोगे तब भी 10 सेंटीमीटर आएगी, नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे तब भी आएगी 10 सेंटीमीटर आएगी। अंतर आ जाएगा? नहीं आएगा अंतर, यही रहने वाला है। तो ये सिचुएशन है। अब ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने, आगे हम बढ़ते हैं फटाफट। ये Q3 की पोजीशन है, ये Q4 की, Q5 की। एनसीईआरटी की बुक में ये फिगर दी गया है, उसके आधार पे मैं इसको समझा रहा हूं। ओके, सबसे पहले हमने क्या किया? Q2 के कारण Q1 पर फोर्स निकाला। यहां पे पूरा मैं लिखूंगा नहीं, आपको यहां समझाऊंगा। इस फोर्स को हमने नाम दिया F12, ऑलरेडी समझा रखी सारी चीजें। और इसकी वैल्यू यहां पे देखिए लिख भी दी है कि कितना फोर्स लगेगा, अभी अभी आपने पढ़ा था। ये दोनों सिचुएशन में मैंने लिखा है, ये है स्क्वायर फॉर्म में और ये है क्यूब फॉर्म में। दोनों मैंने एक्सप्लेन कर दी कैसे आती है फर्स्ट सिचुएशन। ओके, फटाफट आगे बढ़ते हैं। F13 फिर से क्या होगा? Q3 के कारण Q1 पर फोर्स, जिसको हमने F13 नाम दिया, और उसकी वैल्यू ये होती है। नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करना है और आराम से नोट कर लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या करेंगे? ये जो F12 है और F13 है, इनका क्या करेंगे? हम निकालेंगे इनका रिजल्टेंट। पहले 2 का रिजल्टेंट निकालेंगे। ओके, इसके लिए क्या बनाएंगे? समांतर चतुर्भुज। ये बन रहा है समांतर चतुर्भुज आपके सामने, और ये उनका रिजल्टेंट हो गया, राइट। इस रिजल्टेंट को मैंने एक नाम दिया F1 2 3, 1 2 3, यानी कि 3 जो चार्जेस थे 1 2 3, Q1 Q2 Q3, उनकी वैल्यूज है। और इसका वैल्यू कितना आता है? ये आता है, अभी अभी आपको समझाया है।
इज इक्वल टू F12, राइट। सिमिलरली आपको अन्य के लिए करना है, मैं यहां पे केवल एक्सप्लेन करूंगा। ओके, अब आपके पास अगला जो चार्ज था वो Q4 था। Q4 ने Q1 पर कितना फोर्स लगाया, F14। और फिर हम देखिए क्या सिचुएशन बना रहे हैं, ये देखिए हमने अब किसके लिए, जो ये रिजल्टेंट है F13, इस रिजल्टेंट का और जो F14 है इनका क्या बना दिया, एक पैरेललोग्राम बना दिया, एक समांतर चतुर्भुज बना दिया। और फिर ये रिजल्टेंट हमारे पास आ रहा है, यहां देखिए F13, ये F1 2 3 4 हो गया और इसको लेके हम चले गए अलग से। समझ में आ गया होगा। यहां पे अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं आपके लिए। हमारे पास क्या था, एक फोर्स ये था जिसका नाम था F14। इससे पहले हमारा रिजल्टेंट आ चुका था F1 2 3 4। फिर हमने क्या किया, एक समांतर चतुर्भुज बनाया और यहां पे फोर्स निकाला F1 2 3 4, और वो मैंने अलग भी आपको दिखा दिया। उस सिचुएशन में हम चले गए। ओके, अब हमारे पास अगला जो फोर्स होगा वो क्या होगा, F15। फिर से हम क्या बनाएंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे। ये बन गया है समांतर चतुर्भुज और ये उनका रिजल्टेंट है, और इसको भी लेके हम अलग चले जाएंगे। वहां पर देखिए ये बन गया। अब क्या हुआ, यहां पे जो फाइनल हमारा रिजल्टेंट फोर्स है वो कौन है, ये रेड वाला जो लाइन आपको यहाँ पे रेड वाला जो वेक्टर दिख रहा है वो है। इसका अर्थ ये हुआ, जो Q1 है उस Q1 पर जो सारे फोर्सेस थे उनको हमने एक एक करके क्या किया, वेक्टर फॉर्म से सॉल्व करते गए। पहले Q1 Q2 का और Q3 का फाइनल निकाला, फिर क्या किया, Q1 Q2 Q3 और Q4 का निकाला, उसकी सिचुएशन ये बनी। और फिर क्या किया, Q1 Q2 Q3 Q4 और Q5 का, जिसकी सिचुएशन ये बनी। और फाइनली इनका जो हमारे पास आंसर है वो ये है, ये रिजल्टेंट है, राइट। ये किस किस का रिजल्टेंट दिखा रहा होगा, इसका और इसका। कैलकुलेशन मैंने आगे किया है, आपको स्टेप टू स्टेप करते जाना है। कुल मिला के आपका फॉर्मूला क्या आना है, एक बार आना है F इज इक्वल्स टू F12 प्लस F13, राइट। फिर आगे करेंगे तो F14 आएगा, इसके साथ ऐड हो जाएगा। फिर और आगे करेंगे तो F15 आएगा। अगर इसके अलावा और भी होते तो ये कंटिन्यू आगे की तरफ चलता रहता। ओके, तो अब देखिए इसको लेके हमने फाइनल फिगर यहां पे बनाई है। ये फाइनल फिगर है जो कि आपके एनसीईआरटी की बुक में दी गई है, और यहां पर मैंने ये फाइनल कैलकुलेशन भी आपके लिए किया हुआ है, आप देख लीजिए। F इज इक्वल्स टू, यानी कि Q1 पर जो कुल फोर्स लग रहा है वो F1 प्लस F2, ये सब इनके अलग अलग की वैल्यूज, और ये उसका फाइनल आंसर है। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा फॉन्ट की वजह से ये दिक्कत हो रही है, ये मैंने अभी भी समझाया था, फिर से समझा दूं। ये आपके पास वैल्यू है, इसको हम कैसे सिग्मा फॉर्म में लिखेंगे, देखिए ये सब में कॉमन दिख रही होगी आपको, राइट। Q1 सब में कॉमन दिख रहा होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और Q1 को ले लेंगे सिग्मा से बाहर, यहां पे लिखेंगे सिग्मा। उसके बाद इस सेकंड टर्म सबके, तो इसको हम नाम देंगे QI, इसको एक वेरिएबल बना लेंगे जिसको हम देंगे नाम QI, राइट। अपॉन में क्या है, R1 माइनस R2, राइट, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा R1I। अब यहां पे देखिए ये 1 और ये, तो इसको I लिखना है, इसको क्या लिखना है, 2 नहीं लिखना है, इसको लिखना है I। पहले भी समझाया था, यहां पे क्या लिखना है, I। क्लियर हो गया। अब I की वैल्यू कहां से, I की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 2 से, और कहां तक जा रही है, I इज इक्वल्स टू N तक, N चार्जेस तक। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। कोशिश की कि आपको जो है एनिमेशन के थ्रू समझाए जाए, क्योंकि जब एनसीईआरटी की बुक की आप फिगर देखेंगे तो शायद आपकी समझ में ना भी आए, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से मैंने इसको अलग अलग बाय पार्ट्स करके समझाया है, मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये फाइनल हमारे पास आंसर आ गया है। अभी तक हमने क्या किया कि जो चार्जेस थे Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, उनके कारण एक आवेश Q1 पर क्या निकाला, फोर्स निकाला। इसी तरीके से आप Q2 पे निकाल सकते हैं, इसी तरीके से Q3 पे निकाल सकते हैं। यहां पर आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब हम एक आवेश पर फोर्स निकालते हैं तो उस समय आपको यह एज्यूम करना है कि दूसरे पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, सारा का सारा जो फोर्स है इंडिविजुअली उसी पे लग रहा है। तो ये सुपरपोजिशन थ्योरम थी, एक बार मैं रिपीट कर दूं, ये कहती है कि किसी सिस्टम में या किसी तंत्र में किसी एक आवेश पर लगने वाला जो बल होता है वह अलग अलग आवेशों के कारण
उस एक आवेश पर लगाए गए बलों के बीजगणितीय या सदिश योगफल के बराबर होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं।